नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। बुलेटिन में आज बात होगी बढ़ती स्वास्थ्य मुसीबत पर सरकार के एक्शन की। देखेंगे कि क्या बिहार में हो सकता है तख्ता पलट, ममता बनर्जी ने किस बात पर अमित शाह को लिया आड़े हाथ, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बैंकों में उद्योगपतियों के दखल की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिवसेना विधायक पर ईडी की कार्रवाई पर नाराज हुए शरद पवार, कहा जवाब देने के बजाय विपक्षियों के खिलाफ हो रहा सरकारी एजेंसियों का प्रयोग, ये ठीक नहीं है। केरल में सोशल मीडिया के खिलाफ लाए गए कानून को लागू करने से पीछे हटी केरल सरकार। केरल के सीएम विजयन का ऐलान, कहा कानून में संशोधन को लेंगे वापस, राज्यपाल के पास भेजा प्रस्ताव। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में डूबे कर्ज बढ़ने की आशंका, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने लगाया अनुमान, कहा अगले 12 से 18 महीनों में भारत के बैंकिंग क्षेत्र का डूबा कर्ज बढ़ेगा। और बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स 446 अंकों की तेजी के साथ 44,000 के पार, और निफ्टी 129 अंकों की तेजी के साथ 13,055 पर हुआ बंद। देश में स्वास्थ्य मुसीबत लगातार पैर पसार रही है। सरकार के सामने एक बार फिर परेशानी आन खड़ी हुई है कि इस मुसीबत से पार कैसे पाएं। इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की, और आज इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। स्वागत है राजीव जी आपका। लेकिन चर्चा से पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। संक्रमण के दौर में पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। पीएम ने कहा कि हर कोई वैक्सीन का इंतजार कर रहा है, लेकिन वैक्सीन कब आएगी इसका वक्त हम तय नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये वैज्ञानिकों के हाथ में है। भारत बेहतर वैक्सीन पर ही जोर देगा और हर वैक्सीन को वैज्ञानिक तौर पर परखा जाएगा। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक सतर्कता बरतनी होगी। पीएम ने कहा कि दुनिया में वैक्सीन को लेकर जहां भी अपडेट हो रहा है उस पर भारत सरकार नजर रखे हुए है। अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की कितनी डोज होंगी, कीमत कितनी होगी। वैक्सीन पर दुनिया के साथ भारतीय डेवलपर्स के साथ हमारी टीम काम कर रही है। दुनिया की कई वैक्सीन भारत में ही बन रही हैं, लेकिन कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल की जाएगी ये अभी से ही तय नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन आने के बाद किसे पहले दी जाएगी ये राज्यों के साथ बात करने पर ही तय होगा, लेकिन राज्यों को कोल्ड स्टोरेज पर काम शुरू करना होगा। पीएम मोदी ने राज्यों से अपील की है कि जल्द ही वो लिखित में अपने सुझाव भेज दें। पीएम ने कहा कि कुछ लोग इस मसले पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन किसी को राजनीति करने से नहीं रोका जा सकता। इस बैठक में 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात रखी। बैठक में दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी रणनीति बताई कि अगले साल आने वाली वैक्सीन को लगाने के लिए राज्य में टास्क फोर्स की स्थापना कर दी गई है। साथ ही टीकाकरण के लिए उनकी सरकार लगातार सीरम इंस्टीट्यूट के आदर पूनावाला से बातचीत कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से सफदरजंग अस्पताल में आईसीयू के 1000 बेड का इंतजाम करने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में वैक्सीन के वितरण और महामारी से निपटने की रणनीति पर चर्चा की, तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूरोप और अमेरिका में संक्रमण के मामले दोबारा से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सामाजिक दूरी के पालन पर जोर देना है और मास्क पहनना अनिवार्य करना है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलग ही राग अलापा। सीएम ममता बनर्जी ने महामारी पर रणनीति के बारे में बात करने की बजाय पीएम मोदी से जीएसटी का बकाया पैसा राज्यों का जारी करने की मांग की, जबकि बंगाल भी उन 8 राज्यों में शामिल है जहां महामारी के कारण स्थिति नाजुक है। वैक्सीन पर अधिकतर देश अब ये दावा करने लगे हैं कि उनके यहाँ कब से ये आ जाएगी, लेकिन आज पीएम ने जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की तो भारत में कब वैक्सीन आएगी इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वैक्सीन पर राजनीति न करने की बात जरूर कह दी। विपक्ष भी यही कह रहा है कि वैक्सीन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर ये राजनीति कर कौन रहा है? जी दामिनी, आज कुछ समय के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री ने फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। स्वास्थ्य मुसीबत के इस दौर में जरूरत इसी बात की है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकारें आम आदमी को राहत पहुंचाने के बारे में विचार विमर्श करें। इस लिहाज से आज की बैठक पर सबकी नजर थी कि इसमें क्या खास फैसले लिए जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद थे और उन्होंने मुख्यमंत्रियों को इस संक्रमण का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय सुझाए। वहीं सबके जहन में सवाल वैक्सीन को लेकर था, जिस पर पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि वैक्सीन
कब आएगी ये वैज्ञानिक ही बता सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पर राजनीति की बात भी छेड़ दी गई है। शायद उनका इशारा राहुल गांधी की ओर था, जो शुरू से इस बात पर जोर देते आए हैं कि सरकार सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने की रणनीति बनाए। उन्होंने हाल ही में सरकार से सवाल भी पूछे थे कि वैक्सीन किसे पहले मिलेगी और क्या पीएम केयर्स फंड से इस पर खर्च होगा। इन सवालों में सरकार को राजनीतिक एंगल न देखकर यह देखना चाहिए कि वो जनता की ओर से ये सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष अगर सरकार से वैक्सीन पर कोई सवाल पूछ रहा है तो उसका संतोषजनक जवाब देने की कोशिश सरकार को करना चाहिए, लेकिन इसकी जगह अगर वो पलट कर सवाल करने लगे या जवाब देने में आनाकानी दिखाए तो फिर विपक्ष भी यही कहेगा कि सरकार वैक्सीन पर राजनीति कर रही है। कुल मिलाकर दामिनी, सरकार और विपक्ष दोनों को इस वक्त एक दूसरे पर उंगली उठाने की जगह मिलकर इस गंभीर समस्या से निजात पाने के उपाय करने चाहिए और वैक्सीन जब भी आए तो बिना किसी भ्रष्टाचार के सब तक उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित होना चाहिए। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। तो अब रुक करते हैं अगली खबर का। भारत सरकार ने आज 43 मोबाइल ऐप्स पर और प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले भी भारत 3 बार इस तरह के कदम उठा चुका है और कुल 224 ऐप्स पर पहले बैन लगाया जा चुका है। तो सरकार ने क्यों उठाया ये कदम, देखिए हमारी रिपोर्ट। लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच भारत सरकार पिछले कुछ महीने से लगातार चीनी ऐप्स पर बैन लगाती आ रही है। सबसे पहले भारत ने 29 जून को टिकटॉक समेत 59 ऐप को बैन कर दिया था। दावा किया गया था कि इन ऐप्स के जरिए चीन भारत से जुड़ी कई सूचनाओं को चुरा रहा था, जो भारत के लिए भविष्य में परेशानी बढ़ा सकता था। बैन किए गए ऐप्स में शेयरइट, यूसी ब्राउजर, वी चैट और कैम स्कैनर जैसे कई और ऐप भी शामिल थे, जिनके भारत में कई करोड़ यूजर्स थे। ऐप्स पर दूसरी कार्रवाई जुलाई में भारत सरकार ने की और इस बार 47 ऐप्स को भी बैन किया गया। ऐप्स पर दूसरी कार्रवाई जुलाई में भारत सरकार ने की और इस बार 47 ऐप्स को भी बैन किया गया। इन ऐप्स के बारे में कहा गया कि ये पहले बैन किए गए 59 ऐप्स के क्लोन के तौर पर काम कर रहे थे और इनसे यूजर्स के डेटा को चीन में स्टोर किया जा रहा था। इसके बाद 2 सितंबर को 118 चाइनीज मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया गया था और अब 43 मोबाइल ऐप्स पर सरकार ने बैन लगा दिया है। इस बार जिन 43 ऐप्स पर बैन लगाया गया है, इनमें से ज्यादातर डेटिंग ऐप्स हैं। बैन किए गए ऐप्स में कुछ पुराने ऐप हैं, लेकिन ज्यादातर ऐप्स ऐसे हैं जो सपोर्टिव ऐप के तौर पर काम करते हैं। अलीबाबा के कुछ ऐप्स पहले भी बैन किए गए थे, लेकिन इस बार भी अलीबाबा के कुछ सपोर्टिंग ऐप्स को बैन किया गया है। इनमें अली सप्लायर्स, अली एक्सप्रेस और अली पे कैशियर जैसे ऐप्स शामिल हैं। एक बार फिर सरकार ने विदेशी ऐप्स पर कार्रवाई की है। सरकार की कार्रवाई से कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन सरकार का कहना है कि उसका फैसला देश हित में है। लेकिन बिहार में तो इस समय कुर्सी हित सबसे ऊपर बना हुआ है। बिहार में विधानसभा चुनावों के बाद एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन चुकी है। इस सरकार की कल यानी बुधवार को विधानसभा में परीक्षा है। कल विधानसभा स्पीकर का चुनाव है, जिसने नीतीश कुमार की नींद उड़ा रखी है। नीतीश कुमार की नींद क्यों उड़ी है, देखिए हमारी रिपोर्ट। बिहार में विधायकों के शपथ ग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब बारी है विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की। एक तरफ एनडीए की ओर से बीजेपी विधायक विजय सिन्हा को अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है, तो दूसरी ओर महागठबंधन ने आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतार दिया है। विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125 और महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली थी। एआईएमआईएम को 5 सीटें, बीएसपी, एलजेपी और निर्दलीय को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। एआईएमआईएम और बीएसपी का वोट महागठबंधन के पक्ष में तय माना जा रहा है। ऐसे में चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। आरजेडी की नजरें हम और वीआईपी पर भी टिकी हैं। शुरुआत में आरजेडी की ओर से जीतन राम मांझी को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने का संकेत दिया गया, लेकिन मांझी इसके लिए तैयार नहीं हुए। महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए मांझी का समर्थन बेहद जरूरी है, क्योंकि उनकी पार्टी हम के पास 4 सीटें हैं और जिधर मांझी जाएंगे उधर सत्ता का संतुलन काफी हद तक झुक जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर चिराग अभी भी तैयार नहीं है। कुछ ऐसी ही स्थिति वीआईपी को लेकर भी है। मुकेश सहनी खुद तो चुनाव हार गए थे, लेकिन उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीटें मिली हैं। उनका रुझान भी नीतीश की चिंता बढ़ाए हुए है। वैसे अभी मांझी और सहनी दोनों ही एनडीए के पाले में हैं, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। आमतौर पर विधानसभा स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से होता है, लेकिन बिहार में इस बार बहुमत को लेकर जो स्थिति बनी है उसे लेकर जोड़तोड़ की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा रहा है और इसीलिए आरजेडी की ओर से स्पीकर पद पर सर्वसम्मति की जगह चुनाव का रास्ता अपनाया गया है।
अब बुधवार को होने वाले चुनाव से तय होगा कि नीतीश कुमार की सरकार के पास बहुमत है या नहीं, क्योंकि यदि एनडीए का उम्मीदवार स्पीकर पद का चुनाव हार गया तो नीतीश कुमार को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। एक तरफ नीतीश कुमार को चिंता है कि विधानसभा स्पीकर के चुनाव का परिणाम क्या होगा, दूसरी ओर चिंता में चिराग पासवान भी हैं, क्योंकि बिहार में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव होना है। जो सीट खाली है वो रामविलास पासवान की सीट थी। एलजेपी की ओर से इस सीट पर दावेदारी की जा रही थी, लेकिन ये सीट एलजेपी के हाथ से खिसकती दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में एलजेपी के दिग्गज नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली है और इस पर उपचुनाव होना है, और इस मौके को बीजेपी भुनाने से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने का एक सुनहरा मौका हो सकता है। जब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने लगातार जेडीयू और नीतीश पर निशाना साधा तो बीजेपी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया था। अब ऐसे में संभव है कि राज्यसभा की सीट पर बीजेपी अपना ही कोई उम्मीदवार उतार दे। हालांकि चिराग की मां रीना पासवान का नाम उपचुनाव की उम्मीदवारी के लिए सामने आ रहा है, लेकिन अब जब बीजेपी इस बात पर राजी नहीं होती, उन्हें मैदान में उतारा नहीं जा सकता। अब 243 सदस्यों वाली विधानसभा में राज्यसभा के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। एनडीए के पास 125 विधायक हैं, जबकि एलजेपी ने केवल एक ही सीट जीती। ऐसे में मुश्किल है कि जेडीयू एलजेपी के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। मुश्किल है कि चिराग अपना कोई उम्मीदवार उतारें, क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से एलजेपी ने जेडीयू को घेरा है, इससे साफ है कि चिराग को नीतीश कुमार का समर्थन नहीं मिलेगा। वहीं देखा जाए तो दूसरी तरफ बीजेपी के पास एलजेपी से बनी दूरी को कम करने का मौका भी है। चूंकि एलजेपी केंद्र में तो एनडीए के साथ है, लेकिन हाल ही में नई सरकार का गठन हुआ है, तो ऐसे में बीजेपी भी जेडीयू से दूरी बनाने का कोई कदम नहीं उठाएगी। खैर, राज्यसभा की इस सीट के लिए 14 दिसंबर को उपचुनाव होगा। 26 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा और नामांकन की आखिरी तारीख 3 दिसंबर होगी। देखना होगा कि बिहार से राज्यसभा में किस पार्टी का उम्मीदवार पहुंचता है। नीतीश को चिंता अपनी कुर्सी की है तो चिराग को राज्यसभा सीट की। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चिंता अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की है। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के बाद से ही ममता बनर्जी सक्रिय हो गई हैं। ममता को आदिवासी वोट खिसकता दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। दोनों पार्टियों की नजर बंगाल में सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय के वोटों पर लगी हुई है। अब ममता बनर्जी ने आदिवासी वोटों को लेकर बीजेपी पर करारा हमला बोला है। अमित शाह के दौरे के बाद 2 दिवसीय बांकुड़ा दौरे पर पहुंची बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह पर आदिवासी के घर भोजन करने पर तीखा हमला बोला है। ममता ने गृह मंत्री के दौरे पर प्रश्न खड़ा करते हुए कहा कि गृह मंत्री सिर्फ दिखावा करने के लिए यहां आए थे। गृह मंत्री का आदिवासी के घर भोजन करना सिर्फ फोटो खिंचाना और चुनावी स्टंट था। ममता ने आरोप लगाते हुए कहा कि गृह मंत्री ने आदिवासी के हाथ का नहीं बल्कि एक ब्राह्मण के घर बना भोजन किया था। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि वह दिखावे की राजनीति नहीं करती, वो 5 स्टार होटल से खाना मंगाकर आदिवासी के घर खाने का नाटक नहीं करती। समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का विकास उनकी सरकार दिल से करती है। बांकुड़ा के खतरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए बोली कि शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा को भी अच्छे से नहीं जानते हैं और ना ही आदिवासियों को। ममता ने आदिवासी वोटों को तृणमूल कांग्रेस के पाले में लाने के लिए कई वादे किए और घोषणाओं के साथ ही ममता ने बिरसा मुंडा को लेकर बड़ा ऐलान किया। कहा, हमारी सरकार बांकुड़ा में भगवान बिरसा मुंडा की एक बड़ी मूर्ति स्थापित करेगी। साथ ही 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन के दिन अब बंगाल में छुट्टी रहेगी। अब देखना यह है कि बीजेपी इस पर क्या पलटवार करती है। आपको बता दें कि आदिवासी वोटों को लेकर बंगाल में राजनीति दशकों से चली आ रही है। माना जाता है कि 2009 के बाद से आदिवासी वोटों पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का दबदबा रहा है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ममता के इस वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रही थी। देखना दिलचस्प होगा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटर किस ओर जाते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता की सत्ता पलटने की कोशिश में जुटी है, तो मध्य प्रदेश में वो पिछले सरकार के फैसले पलट रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ऐसी घोषणा करने जा रहे हैं जिससे प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ना तय है। तो बीजेपी सरकार पूर्व की कमलनाथ सरकार का कौन सा निर्णय पलटेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद सीएम शिवराज बेहद गदगद हैं।
लगता है कि इसी खुशी में वो पूर्व की कमलनाथ सरकार के फैसलों को बदलने में जुटे हैं। बीजेपी सरकार अब प्रदेश में एमपी एग्रो से पोषण आहार वितरण का काम वापस लेकर स्वयं सहायता समूहों को देने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस सरकार के फैसले के पलटने से निजी कंपनियां पोषण आहार के सिस्टम से बाहर हो जाएंगी। शिवराज कैबिनेट में जल्द ये प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसके मुताबिक पोषण आहार का उत्पादन स्वयं सहायता समूहों से कराया जाएगा। पहले 2017 में बीजेपी शासन में एमपी एग्रो की जगह स्वयं सहायता समूहों को काम दिया जा चुका था। इसके लिए 110 करोड़ रुपए की लागत से 7 ऑटोमेटिक संयंत्र स्थापित किए गए थे, लेकिन कमलनाथ कैबिनेट में पोषण आहार पर 27 नवंबर 2019 को बड़ा फैसला लिया गया था। कैबिनेट में बदलाव के बाद एमपी एग्रो को काम दे दिया गया था। आहार का काम एमपी एग्रो को सौंपने के लिए सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग की रिपोर्ट को आधार बनाया था, जिसमें पोषण आहार प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी खामी के चलते आजीविका मिशन के माध्यम से चलाने में असमर्थता जताई थी। उस वक्त पोषण आहार प्लांट एमपी एग्रो को सौंपने के फैसले का बीजेपी ने खुला विरोध किया था और अब सत्ता में फिर से आने के बाद सरकार ने इस फैसले को ही बदलने की तैयारी कर ली है। शिवराज सरकार के इस निर्णय से कांग्रेस का गर्म होना तय है। अब देखना होगा कि विपक्षी पार्टी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। और बुलेटिन के आखिर में बात बैंकों के निजीकरण की। बैंकिंग सेक्टर की हालत खस्ता हो चुकी है, जिसके मद्देनजर मोदी सरकार लगातार बैंकों का निजीकरण कर रही है। वहीं अब सरकार कॉरपोरेट घरानों को भी बैंक स्थापित करने की अनुमति देने जा रही है, यानी बैंकिंग सेक्टर में सीधा उद्योगपतियों का दखल होगा। सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष के साथ साथ रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने भी मोदी सरकार को आईना दिखाया है। जब से मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आई है, उसने रेलवे से लेकर हवाई अड्डों में हिस्सेदारी के लिए निजी क्षेत्रों के द्वार खोल दिए हैं। इसी के साथ कई सरकारी कंपनियों में भी निजी हाथों को कमान सौंपी जा रही है। इतना ही नहीं, बैंकिंग सेक्टर में सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते हुए सीधे कॉरपोरेट घरानों की एंट्री कराने जा रही है। इसे लेकर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने आलोचना की है। दोनों ही दिग्गजों का कहना है कि कॉरपोरेट घरानों को बैंक स्थापित करने की मंजूरी देने की सिफारिश आज के हालात में चौंकाने वाली है। उन्होंने इस सुझाव को बुरा विचार बताया। दरअसल रघुराम राजन और विरल आचार्य ने उन सिफारिशों की जमकर आलोचना की है, जिसमें आरबीआई के एक आंतरिक समूह ने निजी बैंकों के मालिकाना हक पर नए नियमों को लेकर कई सिफारिशें की, जिसमें कहा गया है कि ऐसे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान जिनका असेट 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और जिनका कम से कम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और साथ ही बड़े औद्योगिक घरानों को भी बैंक चलाने की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने निजी बैंकों में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी की अधिकतम सीमा को वर्तमान 15% से बढ़ाकर 26% करने का भी सुझाव दिया था। समिति का सुझाव है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जरूरी संशोधन के बाद कॉरपोरेट हाउसेस को बैंक का प्रमोटर बनने की इजाजत दी जानी चाहिए, ताकि बैंक और अन्य फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ग्रुप कंपनियों के बीच कनेक्टेड लैंडिंग और एक्सपोजर से बचा जा सके। रिजर्व बैंक की समिति की सिफारिशें आने के बाद ही बहस भी शुरू हो गई है। रघुराम राजन और विरल आचार्य ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में कॉरपोरेट्स घरानों को अनुमति देने की सिफारिश एक बम जैसा है। दोनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि भले ही आरबीआई बैंकिंग लाइसेंस को निष्पक्ष रूप से आवंटित करता है, लेकिन ये उन बड़े व्यापारिक घरानों को अनुचित लाभ देगा जो पहले से ही शुरुआती पूंजी रखते हैं। अब जब निजी क्षेत्रों का प्रभाव बढ़ेगा तो आलोचना तो होगी ही। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।